For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. चलिए बच्चों, तो ये हमारा मर्जर की नॉलेज पूरी हुई और इसको मैं आपको बिल्कुल एक लेटेस्ट मर्जर के साथ लिंक करके थोड़ा सा दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि जो बातें हम पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली भी एज इट इज अप्लाई कर जाती हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि मैं एक बहुत ही इस साल के बड़े मर्जर या एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बताऊंगा, बिकॉज वो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बहुत टाइम से अवेटेड थी और वो जी जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई वो हुई है इन द केस ऑफ टाटा मोटर्स। तो थोड़ा सा मैं आपको टाटा मोटर्स का केस बता रहा हूं बिकॉज टाटा मोटर्स ने रिसेंटली एक रिस्ट्रक्चरिंग करी है जिस रिस्ट्रक्चरिंग की अपॉइंटेड डेट थी 1 जनवरी 2022। तो टाटा मोटर्स का जो ये रिस्ट्रक्चरिंग है बच्चों, ये 1 जनवरी 2022 को इंप्लीमेंट, जस्ट इसी साल 1 जनवरी 2022 को इंप्लीमेंट हुआ है। और मैं आपको ब्रॉडली बता देता हूं इस रिस्ट्रक्चरिंग में टाटा मोटर्स ने एग्जैक्टली किया क्या बच्चों। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड आपको पता है बच्चों एक लिस्टेड कंपनी है एंड टाटा मोटर्स जो है वो वेरियस बिजनेसेस में है। मतलब टाटा मोटर्स जो ऑटोमोबाइल का बिजनेस करती है, अगर मैं कहूं तो टाटा मोटर्स के बिजनेस को हम 2 कैटेगरीज में सब डिवाइड करते हैं। एक तो होता है बच्चों आपका कमर्शियल व्हीकल्स का सेगमेंट, जैसे आप देखते हो टाटा मोटर्स के ट्रक्स वगैरह भी आते हैं, उसको हम कमर्शियल व्हीकल्स का सेगमेंट कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में सीवी बोल देते हैं, जहां पर टाटा मोटर्स के ट्रक, चैंपियन वगैरह ये सब चीजें आती हैं। और एक दूसरा होता है टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल्स का सेगमेंट। पैसेंजर व्हीकल जैसे आप टाटा मोटर्स की गाड़ियां देखते हो ना, आती हैं एल्ट्रोज वगैरह, आपकी और भी इतने सारे मॉडल्स हैं, हैरियर वगैरह है। तो टाटा मोटर्स का पीवी पैसेंजर व्हीकल्स का सेगमेंट। और आज जो टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेकर के आने वाला है तो वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ही आती हैं। तो आज सपोज बच्चों हम इन्वेस्टर्स हैं और आज हम टाटा मोटर्स में पैसा तो लगाना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं जी कि हम टाटा मोटर्स में कमर्शियल व्हीकल वाली गाड़ियों में पैसा ना लगाएं, हम सिर्फ इसके पैसेंजर व्हीकल वाले सेगमेंट में पैसा डालना चाहते हैं। तो क्या ये हम कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये दोनों ही बिजनेस टाटा मोटर्स एक ही कंपनी के नाम में हो रहे हैं। तो आज अगर हम टाटा मोटर्स को पैसा देंगे, हमारे पैसे पर रिस्क और रिटर्न दोनों बिजनेसेस का आ जाएगा। तो रिसेंटली बच्चों टाटा मोटर्स ने क्या किया है, टाटा मोटर्स ने अपनी कंपनी में से ये जो पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट था, जो ये अंडरटेकिंग थी, इसे कर दिया है अलग। और ये काम इस साल 1 जनवरी 2022 से हो चुका है। बिकॉज लास्ट ईयर टाटा मोटर्स ने एक स्कीम बनाई थी और उसने अपने पीवी बिजनेस को सेग्रीगेट कर दिया है। पर सर टाटा मोटर्स के क्या शेयर प्राइस पर उससे कोई फर्क पड़ा? बच्चों शेयर प्राइस पर फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज टाटा मोटर्स ने अभी अपना जो पैसेंजर व्हीकल वाला बिजनेस ट्रांसफर किया है ना, वो अपनी ही एक इनडायरेक्ट वॉस को किया है। सर इनडायरेक्ट वॉस मतलब यहां पर टाटा मोटर की एक वॉस आ रही थी और उसकी वॉस की एक और वॉस आ रही थी। तो टाटा मोटर्स ने अपना पैसेंजर व्हीकल वाला बिजनेस इस कंपनी को कर दिया है ट्रांसफर। और जी यहां पर टाटा मोटर्स ने ये बिजनेस इस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया है। तो इस केस में क्या टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिकॉज अभी तक टाटा मोटर्स की जो वैल्यूएशन है वो इस कंपनी से अभी भी डिराइव हो रही है। तो टाटा मोटर के शेयर प्राइस पर अभी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो ध्यान रखना, टाटा मोटर्स ये काम इस साल कर चुका है कि वो अपनी वॉस टू वॉस, दैट इज अपनी इनडायरेक्ट होली ओन्ड सब्सिडरी, जिस पर उसका इनडायरेक्ट पूरा कंट्रोल है, उसको अपना पैसेंजर व्हीकल ट्रांसफर कर चुका है। तो इस समय टाटा मोटर्स की जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस साल बनेंगे बच्चों, उसमें सिर्फ कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के ही रेवेन्यू आएंगे। तो ध्यान रखना, अब जो टाटा मोटर्स अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स बनाएगा उसमें पैसेंजर व्हीकल वाले प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो किसमें आएंगे? इस वॉस में। पर हां, टाटा मोटर्स जो कंसोलिडेटेड खाते बनाएगा उसमें दोनों बिजनेसेस के रेवेन्यू अभी भी आएंगे, बिकॉज टाटा मोटर्स को इस वॉस का भी कंसोलिडेशन अपने साथ करना होता है। तो ये काम टाटा मोटर्स ने किया था। तो इसी की जो रिस्पेक्टिव स्कीम्स वगैरह है वो मैं आपको शो करने जा रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिकली इस पॉइंट को थोड़ा सा बेटर कनेक्ट कर पाओ। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि टाटा मोटर्स ने एग्जैक्टली किया क्या है, कैसे अपने पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट को उसने सेग्रीगेट किया है। आई विल जस्ट शो यू दैट। फिर उसके रिस्पेक्टिव हम स्कीम्स वगैरह भी देख लेंगे। तो एक बहुत बड़ा मूव है टाटा मोटर्स का इस साल जो टाटा मोटर्स ने किया। चलिए, तो ये टाटा मोटर्स की आपकी एक बेसिक सी पीपीटी आ रही है जी। लास्ट ईयर 2021 में टाटा मोटर्स ने कोशिश करी थी, मैं आपको सीधा रेलिवेंट पॉइंट पर ले आता हूं। तो टाटा मोटर्स का आप देख पा रहे हो ये पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट है, जिसमें टाटा मोटर्स की वेरियस गाड़ियां भी आ रही है। नेक्सॉन है, टिगोर है, एल्ट्रोज है, हैरियर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी टाटा है। तो मैं आपको सीधा लेकर के आता हूं कि टाटा मोटर्स ने एग्जैक्टली अपना बिजनेस अलग किया कैसे। तो बच्चों ये सारी प्लानिंग हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं कि जी आज टाटा मोटर्स सपोज हमारे पास आता है और कहता जी हमें अपना पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट अलग करना है, तो हम स्ट्रेटजी बना के देते हैं टाटा मोटर्स आप इस तरीके से कर सकते हो, आप डीमर्जर कर सकते हो, आप स्लम सेल कर सकते हो, आप मर्जर कर सकते हो, ये अलग अलग तरीके हैं। तो वो पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करके देते हैं। तो वो पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई होगी, उसके बाद ये फाइनल स्टेप पे टाटा मोटर्स ने अराइव होके अपनी स्कीम में ये बात लिखी। और टाटा मोटर्स ने एग्जैक्टली किया क्या बच्चों, ध्यान से देखना।
यहां पर आ रहा है टीएमएल। टीएमएल इज टाटा मोटर्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स लिमिटेड के दो बिजनेसेस हैं, सीवी बिजनेसेस कमर्शियल व्हीकल बिजनेस, एंड ये पीवी बिजनेस, ये किस चीज की बात कर रहा है, पैसेंजर व्हीकल। तो यहां पे टाटा मोटर्स के दो बिजनेस आपको दिए गए, एक कमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस और एक आपका आ रहा है पैसेंजर व्हीकल। अभी तक ये दोनों टाटा मोटर्स के अंदर ही थे। टाटा मोटर्स ये सारे काम खुद या अपनी सब्सिडरीज के जरिए किया करता था। आज टाटा मोटर्स ने क्या किया, टाटा मोटर्स ने खुद के पास ये कमर्शियल व्हीकल वाला बिजनेस तो रिटेन करके रखा हुआ है, पर टाटा मोटर की एक वॉस है टीएमएल बिजनेस सर्विस लिमिटेड और उसकी एक और वॉस है टीएमएल बिजनेस एनालिटिक्स सर्विसेज लिमिटेड। तो टाटा मोटर ने अपनी वॉस की वॉस को अपना पैसेंजर व्हीकल वाला बिजनेस बच्चों बेच दिया है, और बेचा कैसे, स्लंप सेल बेसिस पर, जिसके बदले में टाटा मोटर्स को इस कंपनी से उस कंपनी के क्या मिल गए हैं, शेयर्स। तो टाटा मोटर ने अपना पैसेंजर व्हीकल बिजनेस यहां स्लंप सेल बेसिस पर टीएमएल को बेच दिया। तो देखिए जी, टाटा मोटर्स ने स्लंप सेल बेसिस पर अपनी सब्सिडरी की सब्सिडरी को बेच दिया और उसके शेयर्स अब और एक्वायर कर लिए। तो इससे हुआ क्या बच्चों, फाइनल स्ट्रक्चर अब क्या बन गया, टाटा मोटर्स में सिर्फ कमर्शियल व्हीकल बिजनेस रह गया और जो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस था वो नीचे वाली कंपनी में ट्रांसफर हो गया। और टाटा मोटर ने बच्चों अपनी स्कीम में एक बात और क्या लिखी कि हम इस कंपनी का नाम चेंज करके कर देंगे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। तो ये जो नीचे वाली सब्सिडरी आ रही है इसका नाम भी बदल दिया जाएगा। और सर क्या हमें नाम बदलने के लिए अलग से सेक्शन 13 फॉलो करने की जरूरत है? द आंसर इज नो, बिकॉज सेक्शन 230 एंड 32 इज अ सिंगल विंडो क्लियरेंस। अपनी स्कीम में ही टाटा मोटर्स ने लिख दिया था कि इस कंपनी का नाम बाद में हम चेंज करके क्या कर देंगे, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। पर ध्यान रखना बच्चों, ये जो कंपनी है ये आपको स्टॉक मार्केट पे नहीं मिलेगी, बिकॉज ये अभी तक क्या है, ये अभी तक आपकी एक अनलिस्टेड कंपनी है। चलिए, पर इस तरीके से टाटा मोटर्स ने किया। बट सर लास्ट क्लास में आपने तो ये बताया था कि स्लंप सेल एक टाइप का कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट होता ही नहीं, तो टाटा मोटर्स ने ये काम सेक्शन 230 से 32 में कैसे किया? क्योंकि सर ये तो एक नॉर्मल एसेट सेल है। क्योंकि यहां अगर आप देखोगे तो जो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स हैं, टाटा मोटर का अपने शेयर होल्डर्स के साथ यहां पर कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ। टाटा मोटर ने बस अपनी एक अंडरटेकिंग किसी और पर्सन को बेची और उससे बदले में परचेज कंसिडरेशन ले लिया इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो यहां टाटा मोटर उसके शेयर होल्डर्स के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट नहीं है। फिर भी टाटा मोटर्स ने यह काम सेक्शन 230 से 32 की स्कीम बना के क्यों किया बच्चों? क्योंकि टाटा मोटर्स ने ना यहां पर सिर्फ ये स्लंप सेल नहीं करी। अगर टाटा मोटर स्कीम के तहत बस ये स्लंप सेल करना चाहता और अपने बिजनेस को आगे ट्रांसफर करके उस कंपनी से सिर्फ शेयर्स लेना चाहता, तो यह काम अंडर सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में हो सकता था। मतलब यहां पे बस शेयर होल्डर से एसआर से अप्रूवल लेकर के यह काम हो जाता। पर जी टाटा मोटर्स ने ना अपनी स्कीम में एक तो अपने पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस को आगे ट्रांसफर किया, साथ ही साथ टाटा मोटर्स ने स्कीम में कुछ काम और भी किए। क्या क्या? तो यहां पे बताया गया जी, एक तो टाटा मोटर्स ने अपना पैसेंजर व्हीकल बिजनेस स्लंप सेल करके अपनी सब्सिडरी को बेचा, सब्सिडरी से कंसिडरेशन की फॉर्म में उसके शेयर्स ले लिए। साथ ही साथ टाटा मोटर्स ने क्या किया, टाटा मोटर्स ने इसी स्कीम में एक कोशिश और करी, क्या कि टाटा मोटर्स अपने लॉसेस को शेयर प्रीमियम अकाउंट से सेट ऑफ करना चाहती है। दैट इज टाटा मोटर्स ने अपनी स्कीम में बच्चों क्या लिखा कि टाटा मोटर्स की बुक में जो 11,000 करोड़ के लॉसेस आ रहे हैं, लगभग 11,000 करोड़ के लॉसेस, टाटा मोटर्स ने स्कीम के तहत उन लॉसेस को अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट कर डाला। ध्यान रखना बच्चों, वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम से लॉसेस एडजस्ट नहीं हो सकते, पर मैंने आपको इंटर लेवल पर पढ़ाया था कि आप अगर सेक्शन 66 में कैपिटल रिडक्शन की स्कीम बनाकर वहां सिक्योरिटीज प्रीमियम को लॉसेस से एडजस्ट करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। एंड लाइकवाइज बच्चों, आप चाहो तो 230 और 32 की स्कीम बनाकर यहां भी अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम को लॉसेस से एडजस्ट कर सकते हो। तो टाटा मोटर ने इस स्कीम में सिर्फ अपने पैसेंजर व्हीकल बिजनेस का स्लंप सेल नहीं किया, साथ में टाटा मोटर ये कुछ काम और करना चाहता था। तो टाटा मोटर ने सोचा जी कि मैं स्लंप सेल अलग से करूं, फिर ये अलग से सिक्योरिटीज प्रीमियम को लॉस से एडजस्ट करने के लिए अलग से स्कीम बनाऊं। तो एक काम करता हूं, इसी स्कीम में सारे काम कर लेता हूं ताकि अलग अलग सेक्शंस में ना भागना पड़े। इस वजह से बच्चों टाटा मोटर्स ने स्कीम बनाई। वरना तो टाटा मोटर्स अगर सिर्फ स्लंप सेल करना चाहता तो यह काम आपका सिंपली सेक्शन 180 प्लस कुछ अलग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन उन सेक्शन के कंप्लायंस से हो जाता। पर टाटा मोटर ने सोचा जी एक काम के साथ साथ ये सारे काम हो रहे हैं तो एक ही स्कीम में सारी बातें लिख देता हूं, इसलिए टाटा मोटर ने ये कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की स्कीम बनाई है। पर वैसे ध्यान रखना बच्चों, एक नॉर्मल स्लंप सेल ट्रांजैक्शन एक कंपनी और उसके शेयर होल्डर के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट नहीं होता है, तो वहां पर आपको वैसे 230 पूरा कंप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। पर यहां पर क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा काम टाटा मोटर्स करना चाह रहा था कि वो अपने 11,000 करोड़ के लॉसेस को अपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट करना चाह रहा था, इसलिए टाटा मोटर्स को यह काम करना पड़ा।
ध्यान रखना बच्चों, अब इस क्वार्टर, ये जो क्वार्टर 4 जनवरी से लेकर मार्च 22 के क्वार्टर के जो रिजल्ट्स टाटा मोटर के आएंगे, एक चीज का तो ये ध्यान रखना कि टाटा मोटर के जो स्टैंड अलोन अब की बार रिजल्ट्स आएंगे, स्टैंड अलोन रिजल्ट्स में टाटा मोटर्स की सेल्स प्रॉफिट कम आएंगे। क्यों? क्योंकि पैसेंजर व्हीकल बिजनेस का जो सेल या प्रॉफिट था वो तो अब दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो चुका है, पर जो टाटा मोटर्स की कंसोलिडेटेड खाते बनेंगे उसमें वो अभी भी आएगा। तो टाटा मोटर्स में अगर आप पैसा लगाने की सोच रहे हो और आप उसके फाइनेंशियल्स को एनालाइज कर रहे हो ना, तो उसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स को एनालाइज करिएगा, क्योंकि अब उसके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स में आ जाएगा मिसमैच। क्योंकि पिछले क्वार्टर्स तक उसके स्टैंड अलोन में पैसेंजर एज वेल एज कमर्शियल दोनों का प्रॉफिट आ रहा था, दोनों का रिवेन्यू आ रहा था, पर अब उसके स्टैंड अलोन में सिर्फ कमर्शियल का रिवेन्यू आएगा, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल तो अब दूसरी कंपनी को जा चुका है। मोर ओवर, अब अगर आप क्वार्टर 4 के टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट उठा के देखोगे ना, तो इस बैलेंस शीट में आपको दिखेगा कि जो लॉसेस आ रहे थे, लॉसेस 11,000 करोड़ से कम हो जाएंगे। कम क्यों हो जाएंगे? क्योंकि टाटा मोटर्स ने उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट कर दिया है। तो ये बात का और ध्यान रखना। तो ये चीजें एज अ सीए हम एनालाइज करके समझते हैं। तो यहां पर लेमैन तो क्या सोचेगा, अरे टाटा मोटर ने 11,000 करोड़ के लॉसेस ही खत्म कर दिए, कम कर दिए। बल्कि हमें पता है जी, टाटा मोटर्स ने प्रॉफिट से उन्हें कम नहीं किया, दैट इज प्रॉफिट कमा के लॉसेस कम नहीं हुए हैं। टाटा मोटर ने अपने सिक्योरिटी प्रीमियम से उसे एडजस्ट कर डाला। तो इसलिए इस कंपनी को एनालाइज करते वक्त आप इन बातों का ध्यान रखना। तो इस टाइप से बच्चों कंपनी पूरी स्ट्रक्चरिंग करती है, एंड ऑब्वियसली यहां पर टाटा मोटर्स ने क्या बनाई होगी, एक स्कीम बनाई होगी। तो आई जस्ट शो यू दैट स्कीम, बिकॉज सेक्शन 230 और 32 क्या कहता है, टाटा मोटर्स आप एक स्कीम बनाना। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई जस्ट शो यू दैट स्कीम। चलिए जी, तो ये तो आई बच्चों वो स्कीम जो टाटा मोटर्स ने बनाई कि जी कैसे हम अपने पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को एक दूसरी कंपनी में करेंगे ट्रांसफर। तो दिस इज दैट स्कीम। आई होप आप इसको अच्छे से अब देख पाओगे। अगर आप इस स्कीम की स्टार्टिंग में देखोगे तो यहां पर रेफरेंस बच्चों कौन से सेक्शंस का आया, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अंडर सेक्शन 230 से 32 जो जस्ट अभी हमने पढ़े। और ये स्कीम किसके बीच में हो रही है, टाटा मोटर्स लिमिटेड एंड टाटा मोटर्स लिमिटेड बिजनेस एनालिटिक्स सर्विसेज लिमिटेड। तो टाटा मोटर्स यहां पर ट्रांसफरर कंपनी है, टीएमएल बिजनेस एनालिटिक्स ट्रांसफरी कंपनी है। और मैंने आपको बताया ये जो टीएमएल बिजनेस है ये टाटा मोटर्स की ही वॉस की वॉस है, दैट इज इसकी इनडायरेक्ट वॉस है। तो इस पर पूरा कंट्रोल अल्टीमेटली टाटा मोटर्स का ही है। तो यहां पे लिखा भी है जी कि टीएमएल बिजनेस सर्विस की वॉस है जो टाटा मोटर्स की वॉस है, इसलिए ट्रांसफरर कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली होल्ड्स 100% इक्विटी इंटरेस्ट इन टीएमएल बिजनेस सर्विसेज। इसलिए जो टाटा मोटर्स ने ये बिजनेस अलग किया, इससे टाटा मोटर के शेयर प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको स्कीम के थोड़े से रैशनल दिखा देता हूं कि टाटा मोटर्स ने एक तो अपना बिजनेस बेचा है, इसके अलावा टाटा मोटर स्कीम के तहत क्या करना चाह रहा है, रैशनल एंड पर्पस। तो जी एक तो ये बोल रहा है कि टाटा मोटर अपना पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस आगे उस कंपनी को ट्रांसफर करना चाह रहा है। एक काम तो हमने स्कीम में ये किया, आगे और क्या कह रहे हैं जी, और स्कीम के तहत टाटा मोटर्स ने क्या करने की कोशिश करी, लेट मी जस्ट शो यू। आगे कह रहे हैं जी टाटा मोटर्स इस स्कीम के थ्रू जो टाटा मोटर्स में 11,173 करोड़ के लॉसेस आ रहे हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उन्हें सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट करना चाह रहा है। क्योंकि टाटा मोटर कह रहे हैं जी मेरे पास 22,000 करोड़ के प्रीमियम पड़े हुए हैं, तो मैं इस लॉस को जैसे ही प्रीमियम से एडजस्ट कर दूंगा ना, मेरी बैलेंस शीट अच्छी दिखने लगेगी। आगे से लोगों को यहां पर सिर्फ 11,000 करोड़ का लगभग सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखेगा, तो मेरी बुक से ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस हट जाएंगे, तो मेरी बैलेंस शीट साफ सुथरी हो जाएगी। कल को इन्वेस्टर्स के पास पैसा मांगने जाऊंगा तो दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए ये काम करना चाह रहे थे। तो इस वजह से और भी स्कीम में एक दो काम टाटा मोटर्स ने और किया, जैसे कंपनी का नाम चेंज करना एटसेट्रा एटसेट्रा, इसलिए टाटा मोटर्स ने स्कीम बनाई। तो इस टाइप से बच्चों ये स्कीम बनी। ऑब्वियसली स्टेप 1 में स्कीम बनाकर हम एनसीएलटी के पास गए होंगे, तो जैसे ही हम एनसीएलटी के पास गए बच्चों, स्टेप 2 में एनसीएलटी ने क्या होगा, कंपनी चलो आप अपनी मीटिंग बुलाओ। तो कंपनी ने बच्चों अपने क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई होगी, तो उन्हें क्या भेजा होगा, मीटिंग का नोटिस। तो मैं आपको वो नोटिस शो कर रहा हूं, चले जी, ये आपका आ गया नोटिस। ये नोटिस है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भेजा गया है। और आज ही की क्लास में हमने पढ़ा भाई कि सेक्शन 230 या 32 के हिसाब से अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को कुछ नोटिस भेज रहे हो, तो उस नोटिस में आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस और डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे कि शेयर होल्डर हमने आपको नोटिस भेजा है, नोटिस में हमने आपको स्कीम का रैशनल समझाया है, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है क्या क्या, वैल्यूएशन रिपोर्ट कैसे आई, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी बातें हमने इस नोटिस में डिस्क्लोज करी। और शेयर होल्डर को हम यहां बताते हैं भाई शेयर होल्डर आप कैसे कैसे वोटिंग कर सकते हो। तो ये आपका लगभग 86 पेज का नोटिस आ गया है। तो इस टाइप से शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजा गया बच्चों। लाइकवाइज नोटिस भेजा गया क्रेडिटर्स को, क्योंकि यहां पर हमें क्रेडिटर्स की भी मीटिंग बुलानी थी, तो टाटा मोटर्स ने क्रेडिटर्स को भी नोटिस भेजा।
तो ये आपका आ गया क्रेडिटर्स का नोटिस। तो ये भी हमने सीखा था कि कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट में हम मेंबर्स और अगर क्रेडिटर्स की जरूरत पड़ती है तो उन्हें भी नोटिस भेजते हैं। ये आया बच्चों क्रेडिटर्स का नोटिस। इनका भी नोटिस लगभग वही 84 पेजेस का है, जिसमें क्रेडिटर्स को सारी बातें बताई गई। तो स्टेप 1 में हमने अप्लाई किया, स्टेप 2 में हमने नोटिस भेजा, ऑब्वियसली नोटिस सेक्टोरल रेगुलेटर को भी गया होगा। स्टेप 3 में हमने क्या समझा था कि अब इस पर आएगा अप्रूवल। तो जी मेंबर्स ने अपनी मीटिंग में और क्रेडिटर्स ने अपनी मीटिंग में इस पर दिया होगा अप्रूवल। तो जी ये मेंबर्स ने जो मीटिंग में वोटिंग करी उसका रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट मैं आपको शो कर रहा हूं। आप इतना बेहतरीन इस पॉइंट को प्रैक्टिकली लिंक कर पाओगे कि मैं क्या बताऊं। तो जी यहां पे बताया गया कि टाटा मोटर्स ने कैसे कैसे वोटिंग करी है। तो यहां पर पूरा वो वोटिंग रिजल्ट डिस्क्लोज किया गया। लेट मी जस्ट शो यू। तो ये बच्चों टाटा मोटर्स ने बताया कि जी हमने जो वोटिंग करवाई। अब एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जिसमें नॉर्मल इक्विटी शेयर्स भी हैं और डीवीआर वाले इक्विटी शेयर्स भी हैं। मतलब टाटा मोटर में अगर आप स्टॉक मार्केट पर जाके देखोगे तो टाटा मोटर के नॉर्मल शेयर्स भी लिस्टेड है और डीवीआर वाले शेयर भी लिस्टेड है। तो उन्होंने कहा जी हमने जो वोटिंग बुलाई उसमें मीटिंग में नॉर्मल इक्विटी शेयर भी आए, डीवीआर वाले इक्विटी होल्डर्स भी आए। कितने मेंबर्स ने वोट डाला जी? नॉर्मल वाले इतने मेंबर्स थे, डीवीआर वाले इतने मेंबर थे, इन टोटलिटी हमारे इतने मेंबर्स प्रेजेंट थे। आगे कह रहे हैं जी ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स वाले थे, अच्छा सॉरी, ये आपका वोटिंग इन फेवर की बात बता रहे हैं कि जी फेवर में कितने मेंबर्स ने वोट डाला। तो कह रहे जी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो थे उन्होंने इतने फेवर में वोट डाले और उनके पास इतने शेयर्स थे। डीवीआर वाले इतने शेयर होल्डर्स ने इतना फेवर में वोट डाला और ये टोटल फेवर्स में वोट डाले। एंड जी 5873 मेंबर्स ने फेवर में वोटिंग करी है जिनके पास इतने शेयर्स हैं। और आगे फिर उसने बताया जी अगेंस्ट में कितने वोट डाले। तो जी नॉर्मल 217 और डीवीआर वाले 40, दैट इज 257 मेंबर्स अगेंस्ट में थे। तो बच्चों क्या हमारे पास यहां पर मेजॉरिटी नंबर आ गया? बिल्कुल आ गया, क्योंकि अगेंस्ट वाले सिर्फ 257 है, फेवर वाले 5873 हैं। और बच्चों क्या फेवर वाले वोट्स अगेंस्ट वाले वोट्स का 3 गुना है? बिल्कुल है। तो क्या ये स्कीम अप्रूव होगी? द आंसर इज यस। तो यहां पर अच्छे से समझाया गया बच्चों। और यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, डीवीआर वाले शेयर्स के ऊपर स्टार लगाकर एक बात क्या बताई गई कि जी डीवीआर वाला शेयर एक ऐसा शेयर है जिस शेयर पर एक वोट के बदले, या सॉरी, जिन शेयर्स पर शेयर होल्डर को एक वोट डालने का अधिकार मिलता है फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड। तो ये जो डीवीआर टाटा मोटर्स ने इशू किए, इन डीवीआर की टर्म एंड कंडीशन क्या है जी? जिस किसी के पास भी 10 शेयर्स होंगे उन 10 शेयर्स के बदले आप एक वोट डाल पाओगे। तो अगर आप टाटा मोटर्स के वोटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो बच्चों तो मार्केट में आप उसका डीवीआर खरीदना, बिकॉज वो आपको सस्ते में मिलेगा। और अगर आपको टाटा मोटर्स में वोटिंग पावर भी चाहिए फिर आप उसका नॉर्मल शेयर खरीदना। तो डीवीआर शेयर कौन से शेयर होल्डर यहां पर खरीदना पसंद करेंगे? जिन्हें टाटा मोटर्स की वोटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। तो यहां पर अकॉर्डिंगली जो वोटिंग हुई उसमें इस फैक्टर को भी डिस्काउंट किया गया। आई होप आप इंटर के डीवीआर वाले पॉइंट को भी यहां पर मिक्स कर पाए होंगे। तो ये मैंने आपको बस बताया बच्चों, ये शेयर होल्डर्स की वोटिंग के रिजल्ट्स थे। लाइकवाइज जो क्रेडिटर्स की वोटिंग हुई थी उसके भी रिजल्ट्स यहां पर आए। तो आपकी क्रेडिटर्स की वोटिंग के रिजल्ट्स हैं, वो भी मैं आपको शो कर देता हूं क्रेडिटर्स ने कैसे वोटिंग करी। तो जी क्रेडिटर्स में टोटल हमारे 8 ही क्रेडिटर्स थे जिन्होंने फेवर में वोट डाला और उनके पास कंपनी के 6570 करोड़ के आउटस्टैंडिंग डेट थे। अगेंस्ट में किसी भी क्रेडिटर ने वोट डाला ही नहीं, तो ऑब्वियसली क्रेडिटर द्वारा भी ये स्कीम अप्रूव हो गई। तो जी ये हमारे वोटिंग का रिजल्ट आ गया। फिर एनसीएलटी ने ये वोटिंग का रिजल्ट देखने के बाद और सेक्टोरल रेगुलेटर्स की ऑब्जेक्शन देखने के बाद अपना फाइनल ऑर्डर बच्चों पास कर दिया होगा। तो यहां पर एनसीएलटी का ऑर्डर है। और हाँ, यहां पर एक चीज और, ऑर्डर पास करने से पहले एनसीएलटी ने कहा होगा लाओ कंपनी अपने ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी लाओ कि तुम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रही हो वो ठीक है या नहीं। तो यहां टाटा मोटर ने अपनी कंपनी बीएसआर एंड कंपनी, बीएसआर बच्चों केपीएमजी की नेटवर्क फर्म है, तो केपीएमजी टाटा मोटर्स का ऑडिटर था, तो केपीएमजी से सर्टिफिकेट भी लिया, हाँ जी हमारी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। फिर हम एनसीएलटी के पास गए और एनसीएलटी ने फाइनली बच्चों अपना ऑर्डर यहां पर दे दिया। तो एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया था बच्चों, ये एनसीएलटी का फाइनल ऑर्डर है कि हाँ जी हम अप्रूव कर रहे हैं। और ये फाइनल ऑर्डर एनसीएलटी का आते 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 एंड में डेट मेंशन होगी, हाँ जी। तो जी इस दिन अप्लाई किया गया था, इस दिन अप्रूव हो गया है एंड कॉपी इशूड ऑन 26 अगस्त। तो अगस्त में एनसीएलटी ने अपना ये फाइनल ऑर्डर अपनी मोहर के साथ पास किया। और आप देख पाओगे एनसीएलटी कौन सा है जी? मुंबई बेंच। तो एनसीएलटी मुंबई है बिकॉज टाटा मोटर्स का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई था, तो एनसीएलटी मुंबई ने अपना अप्रूवल यहां पर दे दिया है। और क्या जी सिर्फ एनसीएलटी का ये ठप्पा लगते ही ये टाटा मोटर्स की स्कीम क्या फाइनलाइज हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आपको एनसीएलटी का ऑर्डर ध्यान रखना अगले 30 दिन में आरओसी के पास फाइल करना है। दैट इज जैसे ही कंपनी को ये ऑर्डर रिसीव हुआ अगले 30 दिन में, जिस दिन आप आरओसी के पास फाइल करोगे तब जाकर के आपका कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट यहां पर फाइनलाइज हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो
आई होप आपको ये सेक्शंस पढ़ने के बाद हमने जो प्रैक्टिकली स्कीम के साथ इसे लिंक किया थोड़ा इंटरेस्ट और बना होगा कि जी प्रैक्टिकली ये सारे काम होते हैं, नोटिस जाते हैं, वोटिंग होती है, रिजल्ट चेक होते हैं, एनसीएलटी ऑर्डर पास करता है, फिर उसकी कॉपी आरओसी के पास फाइल होती है, तब जाकर के स्कीम इंप्लीमेंट होती है। और मैंने आपको बताया यहां पर अपॉइंटेड डेट जो बनी थी, क्या बनी थी, 1 जनवरी 2022। तो 1 जनवरी 2022 से टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल वाला बिजनेस जो सेगमेंट है अब अलग हो चुका है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट हमारा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट बच्चों।